आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सुनकर आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, डीपसीक, builder.ai? Well, builder.ai was so much into AI, they did everything artificially. लेकिन जो कुछ भी हम आज AI के नाम पर यूज कर रहे हैं, these are just the product based on AI. And actual AI is a little bit different from these AI products. तो आज हम बात करने वाले हैं AI के क्लासिफिकेशन के बारे में और ये देखने वाले हैं कि AI आखिर कितने टाइप का होता है। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम AI को और बेहतर तरीके से समझ पाए और AI प्रोडक्ट को एक एफिशिएंट वे में यूज कर पाए। तो मेक इट सिंपल, हम AI को क्लासिफाई करने वाले हैं टोटल 4 कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड दूसरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी एंड द थर्ड कैटेगरी इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड द लास्ट कैटेगरी इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, जिसमें हम AI को क्लासिफाई करने वाले हैं बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटीज, यानी कि AI क्या क्या कर सकता है। और इसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन है नैरो AI, जिसे हम वीक AI भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ AI और इस AI को डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क एंड उसके बाहर का कोई भी टास्क ये AI परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन और एक बाउंड्री होती है जिसको क्रॉस कर पाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे फोन में प्रेजेंट गूगल असिस्टेंट एंड सिरी। एंड अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन एंड चैटबॉट सपोर्ट, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नैरो AI। एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। एंड कैपेबिलिटी के बेस पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रॉन्ग AI, जिसे हम AGI या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। इस AI को डिजाइन किया गया है टू पोसेस ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म ह्यूमन लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क सच एज प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते ही रहते हैं, फिर चाहे 10 रुपए की आइसक्रीम लेना हो या 10 लाख की कार। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दिस टाइप ऑफ AI इज नॉट येट रेडी, इट इज स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। लेकिन जब भी ये रेडी हो जाएगी तो इसकी पावर कमाल की होगी एंड दिस टाइप ऑफ AI विल हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। आज जो भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में देख रहे हैं, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो या परप्लेक्सिटी हो, ये सारे ही नैरो AI के एग्जांपल्स हैं एंड AGI इज गोइंग टू बी अ लॉट पावरफुल देन नैरो AI। लेकिन अभी ऐसा होने में टाइम है, तो आइए तब तक समझते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को। इस कैटेगरी का लास्ट क्लासिफिकेशन है सुपर AI एंड सुपर AI को डिजाइन किया जाएगा कुछ इस तरह से सो दैट इट कैन सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी ये हमसे ज्यादा समझदार होगा, ये हमसे ज्यादा एफिशिएंट होगा और ये हमसे अच्छे तरीके से काम को कर पाएगा जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, फिर चाहे वो क्रिएटिविटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या फिर सोशल स्किल्स हो। एंड जब इसको इम्प्लीमेंट करके मशीन्स का डेवलपमेंट होगा तो वो मशीन्स एक्चुअली में ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। ये सब चीजें अभी थ्योरेटिकल हैं, क्योंकि अभी नैरो AI में ये भी बहुत सारा काम होना बाकी है। उसके बाद जाकर कहीं नंबर आएगा AGI का और AGI पे बहुत लंबा काम होने के बाद हम कहीं जाकर के पहुंचेंगे सुपर AI पे, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है। तो ये थे AI के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड अब बात करते हैं AI के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी, जिसमें हम AI को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन और व्हाट टाइप ऑफ टास्क AI कैन डू। इसमें सबसे पहला नंबर है रिएक्टिव मशीन्स का। जैसा कि नाम सुन के पता चलता है, रिएक्टिव मशीन्स आर ओनली डिजाइन टू रिएक्ट, यानी ये स्मॉल टास्क को परफॉर्म करती है, इनके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है और ये खुद से कुछ सीख करके इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। यानी ये मशीन सिर्फ उतना ही काम करेगी जितना इसको डिजाइन किया गया था काम करने के लिए। IBM डीप ब्लू इसका परफेक्ट एग्जांपल है एंड IBM डीप ब्लू का AI की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में कितना बड़ा रोल है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको AI की पॉपुलैरिटी एंड IBM डीप ब्लू के कनेक्शन के बारे में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अब अगर बात करें रिएक्टिव मशीन्स के एप्लीकेशन के बारे में, तो हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है सिंस इट इज वेरी लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी। इसका यूज अक्सर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्पैम फिल्टरिंग में होता है एंड मॉडर्न डे सिस्टम्स में इसका रोल काफी लिमिटेड हो चुका है, जिसको हम स्मॉल टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ जगहों पर यूज करते हैं। लिमिटेड मेमोरी AI इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ रिएक्टिव मशीन, क्योंकि अगर हम रिएक्टिव मशीन में स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी को ऐड करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा लिमिटेड मेमोरी AI एंड इस टाइप की मशीन के पास पावर होगी टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, जिसके बेस पे ये रियल टाइम प्रेडिक्शंस कर पाएगा एंड रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। मॉडर्न डे एप्लीकेशन में लिमिटेड मेमोरी AI का बहुत वाइडली यूज होता है बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टू इम्प्लीमेंट, एनर्जी एफिशिएंट टू यूज एंड इट टेक्स लेस टाइम टू ट्रेन दिस टाइप ऑफ AI बिकॉज ऑफ ए स्मॉल मेमोरी साइज। अब अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो लिमिटेड मेमोरी AI का यूज सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बहुत वाइडली होता है
क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के सेंसर्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा के बेस पर ही नेविगेशन और डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट किया जाता है। एंड इसके अलावा ट्रैफिक प्रेडिक्शन सिस्टम्स में भी इसका यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स सो यू कैन अवॉइड एनी कंजेशन एंड सेव योर टाइम। लिमिटेड मेमोरी एआई का यूज फाइनेंशियल सिस्टम्स में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने ऊबर जरूर यूज किया होगा और अगर आप इसके रेगुलर यूजर हैं तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि किसी पब्लिक हॉलिडे या हाई ट्रैफिक एरिया में जब भी आप राइड बुक करते हैं तो आपकी राइड का फेयर हमेशा बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि इसके पीछे एक टेक्निक यूज होती है जिसका नाम है सर्ज प्राइसिंग। सर्ज प्राइसिंग का काम ये है कि वो आपके ट्रिप के फेयर को ऑटोमेटिकली बढ़ा दे जब कभी भी राइड बुकिंग सर्विसेज की डिमांड ज्यादा हो। अब सर्ज प्राइसिंग काम करती है लिमिटेड मेमोरी एआई के बेस पे, क्योंकि लिमिटेड मेमोरी एआई रियल टाइम में डिमांड डेटा कलेक्ट करता है एंड उसके बेस पे ट्रिप के फेयर को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। एंड ये ऊबर जैसी कंपनीज को हेल्प करता है एक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट गेन करने में, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए ऊबर एंड अदर कंपनीज लिमिटेड मेमोरी एआई में हाईली इन्वेस्ट कर रही हैं टू मेक इट मोर बेटर सो दे कैन इंटीग्रेट इट इन देयर सिस्टम वेयर एवर पॉसिबल। एंड आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। इस क्लासिफिकेशन की तीसरी कैटेगरी है थ्योरी ऑफ द माइंड, यानी एक ऐसा कंप्यूटर दिमाग जो कि इतना केपेबल होगा कि वो ह्यूमन इमोशंस, इंटेंशंस, बिलीव्स एंड डिजायर्स को आसानी से समझ पाए एंड उसके बेस पर अपने एक्शन को डिसाइड कर पाए। जब भी ये एआई डेवलप हो जाएगा तो ये इतना पावरफुल होगा कि ये हमारे माइंड को सबकॉन्शियसली कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि अभी चैट जीपीटी, जेमिनी से हम लोग अपनी पर्सनल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं एंड हमें ऐसा लग रहा है कि जो एआई मॉडल्स हैं ये हमारे इमोशंस को समझ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। LLMs are just a word prediction model. They can only predict the next possible word in a sequence. इसके अलावा उनके पास अभी कोई रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। They are just वर्किंग ऑन द बेस्ड ऑफ वेट्स एंड टोकन्स। थ्योरी ऑफ द माइंड को डेवलप करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इस फील्ड में ब्रेक थ्रू पाना काफी मुश्किल है एंड अभी तक कॉन्शियसनेस पर स्टिल रिसर्च चल रही है। 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई रिसर्च अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है एंड वी आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो उसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निकल मॉडल बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन जब भी ये हो जाएगा विद एडवांस्ड एआई टूल्स एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी, अगर रिसर्चर्स को एक ऐसा तरीका निकाल लेते हैं जिससे इस थ्योरी ऑफ द माइंड का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निकल मॉडल बन जाता है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट टाइम काफी कम हो जाएगा। एंड जब भी ये डेवलप हो जाएगा तो इसके बाद नंबर आएगा सेल्फ अवेयर एआई का, जो कि इस कैटेगरी का लास्ट क्लासिफिकेशन है। सेल्फ अवेयर एआई इतना केपेबल होगा कि वो हमारे इमोशंस को तो समझेगा ही और साथ में वो अपने इमोशंस को भी समझेगा, यानी एक ऐसी मशीन, यानी एक ऐसा एआई मॉडल जो कि खुद अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगा, यानी वो एक्चुअल में चीजों को फील कर पाएगा और उसके बेस पर वो एक्शन ले पाएगा। तो अगर हमने ऐसी किसी मशीन को गुस्सा दिला दिया तो फिर क्या होगा ये कौन जानता है। एआई का अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इट्स पर्पस, यानी एआई को किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। एंड इसमें सबसे पहला नंबर आता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एआई का, जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू ऑटोमेट फिजिकल टास्क सच एज कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन वर्किंग एंड मेडिकल सर्जरीज। एंड इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फैक्ट्री में सामान उठाने वाला एक रोबोट, जो कि भारी सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखता है। एंड इन रोबोट्स का इस्तेमाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी किया जाता है, जो कि ओवरऑल वर्क प्लेस सेफ्टी को बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनीज एंड ह्यूमंस दोनों का फायदा होता है। और यहाँ तक कि इंटरनेट सेंसेशन ऑप्टिमस भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। Did you forget who I am? नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एआई का बेस्ट एंटिसिपेटेड यूज केस है हाई प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स मेडिकल सर्जरीज। एंड विद रीसेंट डेवलपमेंट इन कंप्यूटर विजन एंड विजुअल एड, इसको एक एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि आने वाले टाइम में सिविल एविएशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड डिफेंस जैसे सेक्टर्स में भी हमें फायदा दे सकता है। अब इसके बाद बारी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जो कि एआई को एक कैपेबिलिटी देता है टू अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड जनरेट द आउटपुट बेस्ड ऑन अ लैंग्वेज दैट इज नेचुरली यूज्ड बाय ह्यूमंस। आज मार्केट में जो भी फेमस एआई टूल्स हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके ही हमारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को समझते हैं। एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर उसी लैंग्वेज में देते हैं जिसमें हमने इनसे क्वेश्चन पूछा था। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद बात आती है कंप्यूटर विजन की, जो कि कंप्यूटर्स को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो देखकर चीजों को समझ सके।
ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी आंखों का यूज करके हमारे सराउंडिंग्स को समझ सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को परसीव कर सकते हैं, एंड इसका यूज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज टैबलेट, फोन एंड लैपटॉप में प्रेजेंट फेशियल रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में प्रेजेंट 360 डिग्री कैमरा एंड इमेज एनालिसिस में एक्सरे एंड एमआरआई में बहुत कॉमन हो चुका है। एंड फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स को अब सर्विलेंस कैमरास में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है टू एंश्योर लॉ एनफोर्समेंट, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग टू प्रमोट सोशल सेफ्टी। एंड इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में अब इन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूज किया जा रहा है टू प्रिवेंट क्राइम। एंड अगला क्लासिफिकेशन है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, जो कि एआई सिस्टम्स को डेटा से सीखने एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की पावर देता है। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ एआई जिसमें एआई सिस्टम डेटा से सीखते हैं और कुछ ऐसे टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसकी प्रोग्रामिंग उन सिस्टम्स में डायरेक्टली की नहीं गई है। एंड डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग जो कि एआई सिस्टम्स को पावर देती है टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड लर्न फ्रॉम देम। बट दिस टाइप ऑफ एआई इज हाईली रिसर्च बेस्ड, इसलिए इसका सोशल एप्लीकेशन एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमें देखने को नहीं मिलेगा। इट इज वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन्स इन एडवांसिंग एआई, लेकिन जो भी रिसर्चर्स, प्रोग्रामर्स इस पे काम कर रहे हैं उनको ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट हम एज जनरल एंड यूजर्स इसकी ग्रोथ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ वो फाइनल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ही देखने को मिलेंगे जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बेस्ड न्यू मॉडल्स पे बनाए जा रहे हैं। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ एआई बेस्ड ऑन इट्स पर्पस, जिसमें हमने देखा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एंड अब बारी है एआई की लास्ट क्लासिफिकेशन की, जिसमें फिर से हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरे नंबर पर है न्यूरल नेटवर्क, तीसरे नंबर पर है रेनफोर्समेंट लर्निंग या आरएल, एंड लास्ट है इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स। तो बात करें अगर एक्सपर्ट सिस्टम की, तो इसे डेवलप किया गया था अराउंड 1980s एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एआई, जिसे मशीन सेटिंग रिकमेंडेशन एंड मेडिकल डायग्नोसिस में अर्लियर डेज में यूज किया जाता था। बट धीरे धीरे चल के इसका यूज कम हो गया क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी को एज अ कॉम्पोनेंट लार्जर एआई सिस्टम्स में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया गया। इस कैटेगरी में न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई की नींव है न्यूरल नेटवर्क। ठीक जैसे हमारी बॉडी का पावर सेंटर होता है ब्रेन, वैसे एआई का पावर सेंटर होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क ही एआई सिस्टम्स को ये पावर देता है जिसकी हेल्प से वो कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं एंड उस डेटा के बेस पर ही आगे फेशियल रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। इसका सबसे पॉपुलर यूज केस है गूगल इमेज रिकॉग्निशन, जिसका यूज किया जाता है गूगल लेंस में, जो आपको अलाउ करता है इमेज बेस्ड सर्चेस के लिए। एंड अमेजॉन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप इमेज को अपलोड करके किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे सर्च करके परचेज कर सकते हैं। अब अगला नंबर है रेनफोर्समेंट लर्निंग यानी आरएल का, जिसमें एआई सिस्टम एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है ऑन बेसिस ऑफ हिट एंड ट्रायल। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अर्ली एजेस में लैंग्वेज या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है गूगल्स अल्फागो, जिसने वर्ल्ड के गो गेम चैंपियन को हराया था। एंड इसके अलावा रोबोटिक्स में भी कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स के लिए आरएल का यूज होता है। आने वाले टाइम में भी बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड ऑटोनोमस सिस्टम्स में इसका यूज धीरे धीरे बढ़ने वाला है। एंड अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि है इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, जो कि इंस्पायर्ड है नेचर से। ठीक जैसे स्पीसीज विद टाइम नेचुरली इवॉल्व होती हैं, वैसे ही इन एल्गोरिथम्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विद टाइम इवॉल्व होती जाती हैं। एंड इनका काम होता है टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एंड ये वर्क करती हैं ऑन द प्रिंसिपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस क्रिएट करती है एंड उन सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है इसको ये आगे फर्दर ऑप्टिमाइज करती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे स्पीसीज नेचुरली विद टाइम इवॉल्व होती हैं एंड जो स्पीसीज सबसे अच्छी होती हैं वही विद टाइम आगे बढ़ती चली जाती हैं। इसका इस्तेमाल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, शेड्यूलिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स सच एज एरोस्पेस डिजाइन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी होता है। एंड इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी एंड नोवेल मटेरियल डिजाइन में भी आने वाले टाइम में इसका यूज धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो ये थी एआई की एक सिंपल सी आउटलाइन, जिसमें हमने देखा कि एआई क्या है, ये क्या क्या कर सकता है और आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इन फ्यूचर एआई से रिलेटेड जो भी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे उनमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्बिनेशन में या हो सकता है एक साथ जरूर यूज हो रही हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।